और सीधे पंचकुला लिए चलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। पूनिया जी, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक रवि बतान जी, जिला के हमारे अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हमारे पंचकुला के मेयर श्यामलाल बंसल जी, हरियाणा प्रदेश लोकतंत्र सेनानी संगठन के हमारे संरक्षक जयप्रकाश गुप्ता जी और उपस्थित सभी हमारे महानुभाव मातृशक्ति साथियों, आज का ये दिन ये कोई साधारण दिवस मनाने के लिए हम यहां एकत्र नहीं हुए हैं। साथियों, आज हम उस दिन को याद करने आए हैं जिसने भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को झकझोर करके रख दिया था। साथियों, हम सब जानते हैं आज ही के दिन 25 जून 1975 दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर आपातकाल किस प्रकार से थोप दिया गया था। क्योंकि आज इसको स्मरण करने का दिन ये इसलिए है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मानना है कि अगर हम इतिहास को याद रखेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। अगर इतिहास को याद नहीं रखेंगे तो हमें फिर उस प्रक्रिया में जाना पड़ सकता है। आने वाली पीढ़ियों को उस इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वह एक साथियों काली रात थी जब संविधान का गला घोट दिया गया था, संविधान को कुचल दिया गया था। साथियों, जनता की आवाज को भेड़ियों के साथ जकड़ दिया गया था। कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता था। अगर कोई बोलने की कोशिश करता था, भेड़ियों से बांध करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। इस प्रकार का साथियों वो काला इतिहास वो देश के लोगों ने भुगता है। आदरणीय रामविलास जी ने उनको किस प्रकार से टॉर्चर किया गया पूरा विवरण से बताया है। आदरणीय आत्म प्रकाश मनचंदा जी ने भी उनके साथ क्या क्या व्यवहार किए गए, किस प्रकार की यातनाएं दी गई, उसके बारे में उन्होंने भी बताया है। साथियों, ये एक उन सब परिवारों की कहानी है जिन्होंने इस लोकतंत्र के आपातकाल के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद किया था। उन सब लोगों को उन्होंने साथियों यातनाएं देने का काम ये उस समय आपातकाल लगा करके उस समय की सरकार ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं आपातकाल के वे 21 महीने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे ये काला अध्याय है। साथियों, सत्ता के नशे में चूर, सत्ता के नशे में चूर एक परिवार ने देश की आजादी, देश के संविधान, देश के नागरिकों की गरिमा तीनों को कुचलने का काम किया है। ये हम सब जानते हैं।
साथियों, किस प्रकार से जो विपक्षी दल के नेता थे, जो उस काले अध्याय के प्रति अपनी आवाज उठाते थे, किस प्रकार से उनको जेलों में डाल दिया गया। और साथियों, असहमति की हर आवाज जो उन्होंने बुलंद की है, उसको दबाने का काम किस प्रकार से किया गया। और यहां तक नहीं, लोगों की आवाज को तो कुचलने का काम किया, परंतु पत्रकारों की लेखनी के ऊपर भी पहरा बैठा दिया गया कि वो क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। साथियों, उसके लिए भी कितना बड़ा अत्याचार इस देश के अंदर किया गया। आज ये बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, आज ये बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में है। 25 जून 1975 का वो दिन याद करिए कि लोकतंत्र सुरक्षित था, संविधान सुरक्षित था, या प्रेस की लेखनी सुरक्षित थी? कौन सुरक्षित था? ये आज आने वाली पीढ़ियों को हमें बताने की जरूरत है, उनको जगाने की जरूरत है। साथियों, यह अन्याय ये कोई अचानक नहीं हुआ कि एकदम ही इमरजेंसी लगा दी गई। हम सब जानते हैं, उसका जिक्र भी किया गया है। ये 12 जून 1975 को माननीय न्यायालय के आदेश, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश, हमारे राजनारायण जी ने एक याचिका दायर की थी। उस याचिका के सुनते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था। साथियों, उस फैसले को किस प्रकार से उन्होंने दरकिनार करते हुए उस पवित्र न्यायालय की भी अवहेलना करने का काम वो उस समय कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, वो नशे के, सत्ता के नशे में वो लोग चूर थे। उनके आगे ना लोकतंत्र था, ना संविधान था, ना हमारी न्यायिक पीठ थी। साथियों, उनके सामने एक परिवार था। उस परिवार को बचाने के लिए साथियों उन्होंने करोड़ों भारतीयों के गले को घोटने का काम किया है। साथियों, लेकिन भारत की धरती, ये पवित्र भारत की धरती सिर झुकाना नहीं जानती। हम सब जानते हैं, इसमें 1 साल पहले ही 5 जून 1974 को लोकनारायण जयप्रकाश पटना के गांधी मैदान में साथियों 5 लाख से अधिक वहां लोग एकत्र हुए। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया और तानाशाही के विरुद्ध उस गांधी मैदान से साथियों हुंकार भरी गई और वहां से आह्वान किया गया कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। यह आह्वान वहां से किया गया। साथियों, ये केवल एक नारा नहीं था, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठी हुई वो जनशक्ति की ललकार थी, वो जनशक्ति की ताकत थी, जो देश के लोग एकत्र हुए। और साथियों, इस ललकार को कुचलने के लिए देश के हर बड़े विपक्षी नेताओं को
कांग्रेस के सत्ता के नशे में चोर उन सब लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया, उनको किस प्रकार से टॉर्चर किया गया, किस प्रकार से उनको घरों से उठा करके बेइज्जती तो की गई, परंतु किस प्रकार से अपमानित करके ये नहीं देखा कि ये मरेंगे या जिएंगे, क्या हालात किए, किस तरह का वो साथियों उस समय का दौर होगा। लोग घरों से निकल करके खेतों के अंदर छुप जाते थे, 15-15 दिन घर नहीं आते थे, घास ही खा करके गुजारा करते थे। ये वो दौर था साथियों, कौन भूल सकता है। लोक नारायण, जयप्रकाश, नानाजी देशमुख, मोरारजी देसाई, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, चंद्रशेखर और बाबा साहेब देवरस, साथियों जॉर्ज फर्नांडिस, बीजू पटनायक, लाल किशन आडवाणी, सरदार प्रकाश सिंह बादल, साथियों इतने महान नेताओं को सबको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और साथियों यह अत्याचार यही नहीं रुका, उनको सलाखों के पीछे तो डाल दिया, परंतु यह अत्याचार ये यही नहीं रुका। साथियों एक परिवार के अहंकार की कीमत ये पूरे देश को चुकानी पड़ी, पूरे देश को उनके अहंकार की कीमत को चुकाना पड़ा। साथियों हम देखते हैं लाखों की संख्या में नागरिकों को आपातकाल की आड़ में जेलों के अंदर किस प्रकार से ठूस दिया गया, उसका उदाहरण रामविलास जी ने बताया है। रामविलास जी ने कहा कि 5 फुट की वो कोठड़ी, 6 फुट का जवान, 6.5 फुट का जवान उसके अंदर डाल दिया गया। क्या हालात हुए होंगे, क्या स्थिति बनी होगी। उस परिस्थिति के अंदर भी साथियों धैर्य नहीं खोया। नहीं, कई लोग धैर्य खो जाते हैं, और साथियों जब धैर्य नहीं खोया तो आज जिसका जिक्र भी रामविलास जी ने किया है कि आज देश के अंदर ये उसी का परिणाम है, उसी की तपस्या है कि आज देश गति से मोदी जी के नेतृत्व में साथियों आगे बढ़ रहा है। साथियों जिन लोगों ने संविधान की शपथ लेकर के सत्ता संभाली थी, वही संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध उसे कुचलने के लिए साथियों खड़े हो गए। शासन की समस्त शक्ति एक ही परिवार का राज स्थापित करने के लिए झोंक दी गई। देश की भी चिंता नहीं की, देश के लोकतंत्र की भी चिंता नहीं की गई, देश के संविधान की भी चिंता नहीं की गई। साथियों इतिहास गवाह है, भारत कभी झुकता नहीं, भारत कभी रुकता भी नहीं। साथियों जब जब तानाशाही ने सिर उठाया है, तब तब लोक शक्ति ने उसे प्रस्त करने का काम किया है। साथियों जन आंदोलन दिन प्रतिदिन प्रचंड होता गया। वीरों के त्याग और बलिदान के आगे
तानाशाही को साथियों झुकना पड़ा। साथियों, 21 महीने बाद जब 18 जनवरी 1977 को चुनाव कराने की घोषणा की गई, उन्होंने सोचा कि बहुत सारे लोग अंदर पड़े हैं और उनको तो तोड़ दिया गया, कुचल दिया गया, अब सत्ता एकदम आ जाएगी। परंतु ये भारत के लोग हैं, ये पूरा ध्यान रखते हैं। 18 जनवरी 1977 को साथियों जब चुनाव कराने की घोषणा करनी पड़ी और देश की जागरूक जनता ने आपातकाल थोपने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है, यही इस भारत के पवित्र लोकतंत्र की साथियों सामर्थ्य है। और साथियों, 1947 के बाद पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। गैर कांग्रेसी सरकार, देश को उस समय लोगों ने, जब ये गैर कांग्रेसी सरकार बनी, इतनी खुशी मनाई कि ये भारत दूसरी बार आजाद हुआ है, ये खुशी मनाई। उस समय के भाव अगर आप देखेंगे। और साथियों, यह विजय किसी एक दल की नहीं, यह उन लोकतंत्र सेनानियों की ये विजय थी जिन्होंने लोकतंत्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया है। साथियों, जब विपक्ष के नेता जेल से रिहा हुए, जब उनको रिहा किया गया, उस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। साथियों, रात के 10 बज रहे थे, 10 बज चुके थे, बारिश इतनी हो रही थी। रामविलास जी को, आत्म प्रकाश मनचंदा जी को बखूबी ध्यान होगा क्योंकि ये उसमें थे। बरसात इतनी हो रही थी साथियों, परंतु लाखों लोग उस भारी बरसात में भी टस से मस नहीं हुए। रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था। और साथियों, जब मंच पर अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतीक्षा, उनकी आवाज सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग रामलीला मैदान के अंदर डटे हुए थे, ना बारिश की परवाह कर रहे थे, ना रात की परवाह कर रहे थे, और अपने नेता की एक आवाज सुनने के लिए वहां डटे हुए थे। साथियों, अटल जी ने कहा था उस वक्त, अटल जी ने कहा था कि बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने। अटल जी जब मंच के ऊपर आए थे तो उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने कहा था, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को हैं बहुत अभी फसाने अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कौन जाने कब तक रहेगी ये आजादी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। साथियों, देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वहां जो उन्होंने इन पंक्तियों का जब उच्चारण किया, साथियों, लाखों लोगों के मन में लोकतंत्र के रक्षा के संकल्प का, साथियों, उनके संकल्प का और दृढ़ उनका विश्वास जगा है। साथियों,
आपातकाल का समाप्त होना विश्व की राजनीति की एक अनूठी घटना थी, जब एक तानाशाह सरकार ने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से हटाया गया। साथियों, तो उस समय विश्व के अंदर भी एक प्रतिक्रिया गई। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब ये आपातकाल लगा, इसकी घटनाक्रम के बाद जब चुनाव हुआ और देश ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो साथियों पूरी दुनिया इससे चकित हुई। ये कैसा लोकतंत्र है भारत का, यही वो आत्मा है। मित्रों, हम सब देखते हैं, जब ये आपातकाल का दौर था, इस आपातकाल के दौर में साथियों हरियाणा की धरती इस संघर्ष में पीछे नहीं रही है। उन्होंने भी आगे बढ़ करके साथियों काम किया है। हरियाणा की धरती ने आपातकाल के उस काले दौर में केवल दमन ही नहीं सहा, बल्कि उसका जमकर मुकाबला भी किया है। साथियों, उस समय की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में जिस बर्बरता के साथ दमन चक्कर चलाया, उसकी मिसाल साथियों देश के क्षेत्रीय इतिहास में साथियों शायद वो कहीं मिलती हो। साथियों, दिल्ली से 3 और की तरफ जुड़ा हुआ हमारा हरियाणा तानाशाही का सबसे बड़ा केंद्र अगर था तो हरियाणा था, क्योंकि दिल्ली के 3 तरफ से जुड़ा हुआ था। हम सब इस बात को जानते हैं। अधिकांश हमारे राष्ट्रीय नेता हरियाणा में ही नजरबंद किए गए। इनमें जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। वहीं आपातकाल साथियों लागू होते ही हरियाणा के हमारे डॉक्टर मंगल सेन जी, चौधरी देवीलाल जी, श्रीमती कमला वर्मा जी और हमारे रामपाल वधवा जी, बलवंत राय तायल जी, डॉक्टर प्रेमचंद जैन जी, कामरेड हरनाम सिंह जी और साथियों हमारे बीच में बैठे हमारे 2 महान विभूतियां, आदरणीय रामविलास शर्मा जी और आदरणीय हमारे आत्म प्रकाश मनचंदा जी। साथियों, कितने अत्याचार सहे गए, कितने उन्होंने अत्याचार किए, ये कौन नहीं जानता। साथियों, हम सब जानते हैं कि 25 जून को जब इमरजेंसी लगी, उस समय रोहतक के वेस्ट कॉलेज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उत्तर भारत के स्वयंसेवकों का एक शिक्षण वर्ग लगा हुआ था। हम सब इस बात को जानते हैं और उसी दिन ही वहां पर पुलिस पहुंची और आरएस, आप थे उसमें, आप सब जी 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 जी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ये जीवंत उदाहरण